हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय से जो प्रश्न यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा अब तक पूछे गए हैं उसके ऊपर आज ये वीडियो होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ से इस टॉपिक से जो है आयोग किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछता है, किस प्रकार के प्रश्नों की प्रवृत्ति यहाँ पे होती है, उस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से किस तरीके से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में और क्या चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और डिटेल से जानेंगे दोस्तों। एक एक प्रश्न की व्याख्या डिटेल से जानेंगे, जहां से अगले एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है उस चीज को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों अच्छे से देखें, क्योंकि एक एक प्रश्न दोस्तों बार बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आप देख सकते हैं आपके सामने, जैसे यूपी ट्रिपल एस वीडियो परीक्षा 2023 में पूछा गया प्रश्न है पहला ही। तो एक एक प्रश्न आपका दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। यदि आप सीरियस हैं दोस्तों, यदि आप सीरियस हैं यूपी ट्रिपल एस पीटी 2025 के लिए, तो इसके किए बिना वीडियो को देखना है, नहीं तो आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें ऐसे देख सकते हैं। यदि आपको लगता है क्वेश्चन मुझ पे आता है तो वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो उसी एवज में आप यहाँ पे अपने अनुसार चीजों को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। ये आपसे पूछा है कि नाटो का 31वां सदस्य कौन बन गया है। जर्मनी, यूके, फिनलैंड या डेनमार्क। तो नाटो का 31वां जो सदस्य बना है वो बना है आपका दोस्तों फिनलैंड। याद रखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे हम व्याख्या को देखेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है, ठीक है। कि 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 31वां सदस्य बना, ठीक है। कब बना याद रखना है, 4 अप्रैल 2023 को, ठीक है। नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच 1949 में गठित एक सैन्य संगठन है। कैसा संगठन है? सैन्य संगठन है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है दोस्तों। तो याद रखना है, नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है, ठीक है। ये प्रश्न दोस्तों यहाँ से प्रश्न निकल के आते हैं, ठीक है। यहाँ से जो प्रश्नों की प्रवृत्ति है ये पता चलती है कि आगे आने वाले एग्जाम में कहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो याद रखना, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स और बेल्जियम, ठीक है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और यह किस प्रकार का संगठन है नाटो? ये सैन्य संगठन है, ये याद रखना है। और उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच का, ठीक है। 1949 में गठित हुआ था, ठीक है। यदि आपकी स्थापना इनसे पूछ ले, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बनते हैं, तो सभी को देख लेंगे हम बहुत कम समय में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय डॉट 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 में है। ये आपसे पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? यूएसए में है, जर्मनी में है, स्विट्जरलैंड में है या इनमें से कोई नहीं। तो जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड के लुसाने में है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रश्न, ठीक है। स्विट्जरलैंड में है और स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना वर्ष याद रखना 1894, 23 जून 1894 पेरिस फ्रांस में हुई, ठीक है। कहाँ हुई? पेरिस में हुई, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे हम क्लियर करते चल रहे हैं। एक यदि आपसे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से मान लीजिए आपके मुख्यालय पूछ लिया, आपके स्थापना पूछ ले या कहाँ हुई ये पूछ ले, तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जो होते हैं वो किसी भी परीक्षा को क्रैक करने की चाबी होती है, मुख्य बेस होता है प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। तो क्यों जरूरी है ये आप चीजों को देख रहे होंगे, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्यों जरूरी है हमारे लिए, ये सारी चीजें आपकी साथ के साथ क्लियर हो जाएंगी। और कहां से प्रश्न बन रहे हैं, प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या है, यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मॉडरेट लेवल के प्रश्न यूपी ट्रिपल एस आयोग पूछ रहा है, तो उनको भी यहाँ पे हम कवर कर लेंगे, जितने भी अब तक प्रश्न पूछे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न कि यूएनएफ ट्रिपल सी यूएनएफ ट्रिपल सी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है।
इसकी फुल फॉर्म एक तरीके से आपसे पूछी है तो ऑप्शन है आपके सामने चार। पहला यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कंजर्वेशन तो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दूसरा है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ ऑन क्लाइमेट चेंज, तीसरा है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क काउंसिलिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, चौथा है यूनाइटेड नेशन फेडरेशन काउंसिलिंग ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा UNFCCC की फुल फॉर्म का अर्थ क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये है इसकी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, याद रखेंगे ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत अंतर है, कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं एक बार फिर से कि UNFCCC का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन कहा जाता है और यह संयुक्त राष्ट्र की इकाई है जो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले संकटों के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करती है। और इसका गठन 1992 में रियो डी जेनेरो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे गठन कब किया गया था, जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था आपका रियो डी जेनेरो में। ये पूछा जाता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये आप याद रखेंगे, पृथ्वी संगठन रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। तो तभी जो है इसका यहाँ पे ये गठन किया गया। यह 1994 प्रभाव में आया। UNFCCC का मुख्यालय कहाँ है, बॉन जर्मनी में है। याद रखेंगे UNFCCC का मुख्यालय कहाँ है, बॉन जर्मनी में है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से निकल के आएंगे और यहाँ पे दोस्तों पूरे पूरे चांस है कि आपको यहीं से प्रश्न, यदि संगठन से प्रश्न बनता है तो यहीं से, इन्हीं प्रश्नों से, इनकी प्रश्नों की व्याख्या से ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। यदि आप अच्छे से प्रश्नों को कवर करते हैं और व्याख्या को अच्छे से देखते हैं हमारे साथ, तो यहीं से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमें इसी तरह सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद आपका सभी का। आपके सपोर्ट से ही आज हम 2000 जो आप साथी भाई हमारे साथ जुड़े हैं, 2000 साथी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब तक। तो दोस्तों आगे इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं आपके लिए और जल्द से जल्द एक एक अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूं दोस्तों। बहुत जल्द दोस्तों हम जो है अभी तो फेसलेस वीडियोस यहाँ पे ला रहे हैं, फेस के साथ दोस्तों बहुत जल्द वीडियोस लाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी थोड़ी दोस्तों संसाधनों की कमी है हमारे पास, तो इसी वजह से फेसलेस वीडियो आ रही है। तो बहुत जल्द फेस के साथ भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगी दोस्तों, बस आपका सपोर्ट की आवश्यकता है। चलिए पढ़ते रहिए दोस्तों, साथ साथ इसी तरीके से हमें पढ़ना है अच्छे से। अगला देखते हैं कि कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है। दोस्तों ये आपसे पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑपरेशन ग्रीन को कौन सा संगठन NAFED कार्यान्वित करता है। देखिए 2 बार एग्जाम में प्रश्न ही बना है दोस्तों। यदि आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो तुरंत दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर मैं जरूर दूंगा। क्योंकि दोस्तों साथ साथ पढ़ने में ही दोस्तों कहीं ना कहीं चीजें क्लियर होती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा उद्देश्य यही होता है, मेन मोटिव यही है कि बेहतर कंटेंट के साथ हम एक साथ पढ़ें, सभी लोग बेहतर कंटेंट के साथ पढ़ें, सभी एक साथ लेके सबको चलें, ताकि किसी भी से दोस्तों एग्जाम जो है वो ऐसा ना लगे कि कैसा एग्जाम आया है। तो इसलिए साथ साथ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। चलिए, ऑपरेशन ग्रीन का कार्यान्वयन NAFD नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। केंद्रीय बजट 18-19 में किसान उत्पादक संगठनों एवं कृषि लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई थी। इसमें टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति को स्थिर करने के साथ साथ उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसका उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। NAFED की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये आपका याद रखना है। NAFED का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। नेपाल, अफगानिस्तान,
बांग्लादेश या म्यांमार? तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार सार्क का सदस्य देश नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे और सार्क से दोस्तों प्रश्न जो बनते हैं उन्हीं को सभी को देखेंगे। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसकी फुल फॉर्म क्या याद रखेंगे? सार्क की फुल फॉर्म दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे। इस सार्क संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया? ढाका में किया गया था। इसके 7 संस्थापक सदस्य देश कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। पहला बांग्लादेश, फिर भूटान, भारत, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका है। तो सार्क के जो 7 संस्थापक सदस्य देश हैं वो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका है। ठीक है, अफगानिस्तान जो है आपका वर्ष 2007 में सार्क का सदस्य बना। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। याद रखेंगे सार्क का जो मुख्यालय है वो नेपाल में स्थित है, काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों में संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता, हस्तक्षेप एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना है। तो याद रखेंगे जो अफगानिस्तान जोड़ा गया है वो 2007 में सार्क का सदस्य बना है। याद रखेंगे 8वां है ये अफगानिस्तान जो है वो 8वां सदस्य है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने बहुत अच्छा उम्दा प्रश्न ये है कि ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों चीजें साथ के साथ क्लियर करते चल रहे हैं, इसलिए आप दोस्तों यहाँ पे किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूजिंग अपने मन में ना पैदा करें। ब्रिक्स का मुख्यालय आपको बताना है, पूछा है। पहला ऑप्शन मुंबई, जोहान्सबर्ग, शांघाई या मास्को। तो ब्रिक्स का दोस्तों मुख्यालय है, याद रखना, शांघाई में है। चकबंदी लेखपाल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2015 में। व्याख्या देखते हैं कि ब्रिक्स बैंक जिसे अब न्यू डेवलपमेंट बैंक, देखिए एक प्रश्न तैयार हो गया कि ब्रिक्स का नया नाम क्या है। तो एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से इसे जाना जाता है ब्रिक्स बैंक को। और इसके सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? शांघाई चीन में है। प्रत्येक देश का सम्मान अंशधारिता तथा समान मताधिकार है, किसी के पास वीटो पावर नहीं है। तो ब्रिक्स का नया नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया है, याद रखना है। सदस्य देश कौन कौन से हैं ये याद रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये शांघाई चीन में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से दोस्तों बहुत जल्द दोस्तों बहुत छोटी सी वीडियोस में हम यहाँ पे इन सारी चीजों को कवर कर लेंगे। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ये आपसे पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा है। बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर है द हैग में, याद रखना ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हैग में है। ठीक है, और इसकी स्थापना याद करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना द हैग नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई। 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, याद रखना, जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, जिनमें से 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं, याद रखना, कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत अच्छा प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय पूछा है, जिनेवा में, वियना में, पेरिस में या बर्लिन में। तो इसका राइट आंसर होगा वियना में, ऑप्शन सी। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और इसकी स्थापना याद करने ना 29 जुलाई 1957 को की गई थी। और इसका कार्य परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक प्रयोग स्थापित करना है। इसके सदस्य देशों की संख्या 167 है। इसके वर्तमान प्रमुख अर्जेंटीना की राफेल ग्रोसी है और इन्होंने जुलाई 2019 में यूकिया अमानो की मृत्यु के बाद पद संभाला। तो याद रखेंगे वर्तमान प्रमुख कौन है? अर्जेंटीना की राफेल ग्रोसी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला कि संयुक्त राष्ट्र संघ
का मुख्यालय आपसे पूछा है कहाँ है, जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है या वॉशिंगटन डीसी में है। तो बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बात करें इसकी स्थापना की जो पूछी जाती है, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसके पांच इसके पांच स्थायी सदस्य देश कौन कौन से, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन है। ठीक है, कौन कौन से, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। ठीक है, और इसके 10 अस्थायी सदस्य देश कौन से हैं, होते हैं। इनका निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि ये पूछा है आपसे कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में समाचारों में किन कारणों से था। ऑप्शन है आपके सामने, संयुक्त राज्य अमेरिका 20 वर्षों से दूर रहने के बाद अंततः परिषद में सम्मिलित हो गया। ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल पर निर्णयों से संबंधित मुद्दों कारण परिषद छोड़ दी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए, कि इजराइल के मुद्दे पर विवाद से प्रभावित होकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से त्यागपत्र दे दिया। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि इजराइल के मुद्दे पर विवाद से प्रभावित होकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से त्यागपत्र दे दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जिसका मिशन दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना है तथा उनकी रक्षा करना है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका गठन 2006 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन सी हैं, ये आपसे पूछा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन सी हैं, तो मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी हुई, फ्रेंच हुई, चीनी हुई, रूसी हुई, अरबी हुई और स्पेनिश हुई। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखना, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी। ढाका बांग्लादेश में, काठमांडू नेपाल में, बेंगलोर भारत में या इस्लामाबाद पाकिस्तान में। तो सार्क की पहली बैठक जो हुई थी वो आपकी ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखना है। सार्क की प्रथम बैठक जो है आपकी ढाका बांग्लादेश में हुई। सार्क का सुझाव सर्वप्रथम बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने वर्ष 1977 में दिया था। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को 7 देशों बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, नेपाल जो कि मुख्यालय है सार्क का, और श्रीलंका से मिलकर थी। लेकिन 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में जो है अफगानिस्तान को 8वें देश के रूप में सार्क में शामिल किया गया। अफगानिस्तान को याद रखेंगे, 8वें देश के रूप में किसे शामिल किया गया, अफगानिस्तान को 2007 में शामिल किया गया दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय से प्रश्न थे जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। जो भी आपके भाई बहन दोस्त जो भी आपके तैयारी कर रहे हैं परिवार वाले, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। यूपी ट्रिपल एस पीटी 2025 एग्जाम के लिए जो सीरियस है दोस्तों, और आने वाले जितने भी यूपी ट्रिपल एस एग्जाम होने वाले हैं, जो भी सीरियस है उन सभी एग्जामों के लिए, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं और हमारे साथ जुड़ जाएं। चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।